स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हमारा इकोनॉमी का ये लेक्चर होगा और जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कंस्ट्रेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार। तो सबसे पहले जब आंसर की तरफ बढ़ने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि ये टॉपिक क्या है। दूसरी बात ये कि ये कहाँ कहाँ पूछा गया, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कंस्ट्रेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड आपको समझ में होता होगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार में कैसा है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, किस वजह से नहीं हो रहा है, रुकावटें क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है। हिंदी में बोले तो प्रतिबंध बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रतिबंध, क्या लिमिटेशंस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार में। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिस स्तर पे है उसका क्या लिमिटेशंस है, क्या रुकावटें क्यों नहीं हो रहा है, और इसमें हमें क्या और करने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें एक आंसर फॉर्मेट में हम इसमें चीज़ें पढ़ेंगे जब भी आपको एग्जाम में आता है। और ये चीज़ें देखा गया है PYQ में ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे जस्ट बिकॉज आपके सेटिस्फैक्शन के लिए लगाया है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लगाए मैंने बस अभी यहाँ पे 2 ही लगाए, 65th और 67th में ऐसे कर पूछा गया, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना हमेशा क्वेश्चन रहता है, हमेशा, मतलब घुमा फिरा के कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड हाउ कैन दीज कंस्ट्रेंट बी रिमूव्ड। क्या कंस्ट्रेंट्स है, क्या लिमिटेशंस है बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और कैसे उसको निकाला जाएगा, इस पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्या है ये डिफाइन करें, तो ये जो डिफिनेशंस वगैरह ना ये हम कभी और बता देंगे। आज जो हमारा मेन रहेगा ना वो इस टॉपिक पे रहेगा। लेकिन जैसे इसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन बिहार, तो मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार की लिमिटेशंस क्या है, वही ना बना, इस जो लिमिटेशन उसी के ना वजह से बैकवर्डनेस होगा बिहार में, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो वो अपन आज देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई होप कंस्ट्रेंट का मतलब समझ में। एक्चुअली क्या होता है, ये मैं नहीं भी बताती, लेकिन मैंने सोचा कि ये बताना ज़रूरी है। एटलीस्ट आप टॉपिक को तो पहले समझो। अनलेस एंड अनटिल टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो मैं अंदर कितनी भी राम कथा बता दूंगी ना, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। तो फिर आपको ये रहेगा कि अरे कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। तो इसीलिए पहले यही मैंने बताया, उसके बाद में आगे आपको चीज़ें बताऊँगी। और ये प्रूफ है कि हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। और मैंने सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। देखिए, फिर 65th और 66th में ये क्वेश्चन आया, मैंने यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार। देखिए, पहले तो जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, तो ये बिहार मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेटस कहाँ पूछ रहा है बिहार में। मतलब ये देखना है कि पहले तो हमें बिहार के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। अगर ये टॉपिक आए तब भी और नहीं आए तब भी, अगर कोई भी चीज़ बिहार के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी इंडस्ट्री, कुछ भी, तो इंट्रोडक्शन ऐसा दो और उस इंट्रोडक्शन को जो है उस टॉपिक के तक लेके चले जाओ, मतलब उसको एंड करो। स्टार्टिंग में आप बिहार के बारे में कुछ कुछ लिखो, और जो आपका जो टॉपिक, जो आपका क्वेश्चन का मुद्दा है, मेन मोटिव है, उस मोटिव की तरफ लास्ट सेंटेंस आप डाइवर्ट कर दो, मतलब उसको बेंड कर दो, ताकि जब स्टार्टिंग ऊपर से वो जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो नीचे उसको समझ में आना चाहिए कि आपके जो इंट्रोडक्शन है वो आपके क्वेश्चन से लिंक है या नहीं। समझ में आया। तो यहाँ देखते हैं स्टार्टिंग। देखिए, बिहार विच इज स्प्राउटेड फ्रॉम द वर्ड विहारा, द लैंड ऑफ नॉलेज, बट बिहार हैज़ बीन मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे थोड़ा बिहार के बारे में लिखा कि बिहार जो वर्ड है, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित होना। तो आपको पता है अंकुरित मतलब क्या होता है कि अब एक नया प्लांट बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो बिहार है, ये बिहार का जो वर्ड है ये किस वर्ड से निकला है, किस वर्ड से अंकुरित हुआ है, विहारा वर्ड से। द लैंड ऑफ नॉलेज, जिसका मतलब होता है लैंड, ऐसी धरती जो नॉलेज की धरती हो, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि कंस्ट्रेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या क्या लिमिटेशंस है। तो मुझे इस इंट्रोडक्शन को कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थोड़ा बेंड करना, उसके एंगल में लेके जाना है। तब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बट बिहार हैज़ बीन द मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया। However, remarkable contribution in growth rate has been recorded. बिहार जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड में देखा गया है, और जो भी कंट्रीब्यूशंस है ग्रोथ रेट में वो हमने रिकॉर्ड किया है। जैसे कि क्या है कि ये ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट होता है, जैसे कि GDP हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वैसे जो स्टेट लेवल पे अपन कैलकुलेट करते हैं, GSDP ऑफ बिहार ग्रीव बाय 2.5% इन 2020 और 21, ठीक है।
इवन व्हेन द इंडियन इकोनॉमी श्रैंक बाय 7.2% ड्यू टू पैंडेमिक। तो इसका ये बोलने का मतलब है कि भले हम बैकवर्डनेस है लेकिन हमारा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि देखा गया जब 2020 और 21 में देखा जाएगा तो बिहार का जो जीएसडीपी है वो 2.5 था, लेकिन उस टाइम पे था जब पैंडमिक चल रहा था, मतलब कोविड चल रहा था, और उस टाइम इंडिया की जो इकोनॉमी वो गिर गई थी, श्रैंक मतलब गिर गई थी कितने परसेंट से, 7.2% से, लेकिन बिहार का जो जीडीपी था वो कहीं ना कहीं इतने से ग्रो किया। तो मतलब इतना बैकवर्डनेस होने के बावजूद भी अपन ग्रो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इस वाले स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं प्रूफ करने के लिए लिखा है, ठीक है। अब देखिए, but due to lack of capital expenditure, mismanagement, human resources, etc., Bihar still remains the poorest state per capita income, ठीक है। अब बोलने का इसका क्या मतलब है वो समझिए। ये क्या कह रहा है कि लैक ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की कमी के वजह से, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, जो भी रोड है, इंडस्ट्रीज़ है, ये सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। और जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, ये हमेशा एक गवर्नमेंट के लिए और किसी भी स्टेट के लिए एसेट का काम करता है। मतलब इस चीज़ से हमेशा इससे हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे हम कोई घर लेते हैं तो घर क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब बिहार में इस चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसकी जो कमी है, और जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब जो हमारे जो हमारा जो बिहार के जो लोग हैं उनके ह्यूमन रिसोर्स, मतलब उनकी लिटरेसी रेट कह लो, उनका जॉब को लेके चीज़ों को कह लो, मतलब क्या है ह्यूमन एज अ रिसोर्स, मतलब ह्यूमन है तो उसको क्या करना चाहिए, जॉब वगैरह करने, जिसकी वजह से पैसा आएगा। और अगर पैसा आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टेट डेवलप होगा, एक स्टेट डेवलप होगा तो टोटल इंडिया डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ह्यूमन की एजुकेशन सिस्टम का क्या बैकवर्डनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बैकवर्डनेस, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, बाकी हेल्थ सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कहीं ना कहीं आ जाती है। तो इन सारे की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हमारा इतना ज़्यादा जो पॉपुलेशन है बिहार का, चाहे जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है। लेकिन स्टिल बिहार स्टिल रिमेन्स द पूरेस्ट स्टेट विद पर कैपिटा इनकम, लेकिन बिहार अभी भी जो है वो पूरे स्टेट में ही आता है। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखें 22 और 23 का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17.6% है। लार्ज शेयर हैज़ बिन लेफ्ट फॉर रेवेन्यू, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 17.6% का ही एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, समझ में आया। लेकिन रेवेन्यू मतलब बोलने का, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलने का मतलब होता है जो सरकार की, जो गवर्नमेंट की डे टू डे जो खर्चे होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कभी कभी जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें अगर देखा जाए इस बार का, तो अभी ओनली कितना बढ़ा है, वो भी बढ़ा है तो 20% बढ़ा है। मतलब रेस्ट ऑफ द जो एक्सपेंडिचर है वो किसके तरफ जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अगर गवर्नमेंट जो है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करेगी तो आपको ये बात समझने की होगी, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मान लो कि रोड बना रहा है, ठीक है, जब रोड बना रहा है या फिर मेट्रो, समझो मेट्रो बना रहा है तो वहाँ पे उतने लोगों को वो काम दिया होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया होगा, मतलब उनके जेब में पैसा आया होगा, बिल्कुल आया होगा। जब वो पैसा आया होगा तो वो बाहर खर्चा करेंगे, जब बाहर खर्चा करेंगे तो जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इसीलिए बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना उसको मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना चाहिए, रेवेन्यू पे भी देना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा कैपिटल पे देना चाहिए, कि अगर कैपिटल पे अगर आप दोगे तो कहीं ना कहीं स्टेट ग्रो करेगा और वहाँ के जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी कहीं ना कहीं डेवलप करेगा, ठीक है। अब देखिए मेन कंस्ट्रेंट क्या, मेन लिमिटेशंस हैं क्या। पहला तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे एंगल है, ये सारे अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, मतलब फिजिकली क्या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशली क्या है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अपन यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे। दूसरा है पुअर फिनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जो जैसे कि लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है पैसा, इंक्लूजन का मतलब है आना या फिर डालना, ठीक है। तो जैसे कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे कि पैसा डालते हैं,
तो वो उसका जो पैसा डालने का बिहार के प्रति, बिहार के स्टेट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज होगी, एनजीओ हो गए, उनका जो पैसा हमारे स्टेट में डालना कुछ चीज़ें सेटअप करने के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत पुअर है, जिसके वजह से हम कहते हैं कि हमारे बिहार में जो है पुअर फिनेंशियल इंक्लूजन है। ठीक है। माइग्रेशन, बहुत से लोग काम के चक्कर से क्या करते हैं कि जस्ट बिकॉज स्टेट में हमारे को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस वजह से लोग क्या करते हैं, अपने रोजी रोटी लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब वो अगर जा रहे हैं तो मतलब वो उनका जो एक ह्यूमन रिसोर्स है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे स्किल हो, चाहे लेबर हो, कोई भी चीज़ें हों, तो आप देखें तो वो कहाँ जा रहा है, दूसरे स्टेट में चीज़ें ड्रेन हो रही है, ना कि अपने स्टेट में। और अपना स्टेट ऐसे ही धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है। रोज़गार नहीं है, अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो ऑटोमेटिकली रोज़गार लोगों को मिल जाएगा, रोज़गार मिलेगा तो हाथ में पैसा आएगा। और जैसे ही पैसा आता, सबको पता है, कोई घर में आए रिश्तेदार है, पैसा देके गए, पैसा कोई आ गया, मतलब समझ में आता है कि आज तो पैसे मिलेंगे, उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, वह तभी से हम दिमाग लगाने लग जाते हैं। मतलब यही चीज़ें जो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं ना, यही चीज़ें अगर लार्ज स्केल पे भी यही एप्लीकेशन हो रहा है कि अगर लोगों के हाथ में पैसा आएगा ना, तो सही एकदम लाजमी सी बात है कि लोग मार्केट में उसको खर्च करेंगे। और जब खर्च करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे तो उनकी प्रोडक्शन होगी, तो उस अगर जो चीज़ खरीदेंगे उसका प्रोडक्शन होगा, मतलब समझो कहीं ना कहीं उसका भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब उसमें भी और एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है। लैंड फ्रैगमेंटेशन, तो लैंड फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे कि ज़मीन जो है पहले, अब क्या होता है कि जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है कि ज़मीन का बंटवारा होता है। जो ज़मीन का बंटवारा होता है तो पर पर्सन जो ज़मीन का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, मतलब एक आदमी पे बहुत कम ज़मीन मिल रहा है। और यही चीज़ अब उसके जो आगे बच्चे होंगे तो उनके बीच में जो बंटवारा होगा तो फर्दर उसका फ्रैगमेंटेशन होगा, मतलब डिवीजन होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है, जो इकोनॉमिक लिमिटेशन है, नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, ये मैंने 2 बार लिख दिया, इग्नोर कर लेना। पॉलिसी पैरालिसिस, तो ये सारी चीज़ें अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें जो कि पुअर है, अगर फिर दो इसमें मैंने बताया था कि हम लोग 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक चीज़ होगी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होगी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिहार में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देखे द बिहार इन रोड डेंसिटी रैंक्स 3rd इन ऑल इंडिया। तो रोड डेंसिटी में जो बिहार का रैंक है वो कितना है, 3rd है। ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सरफेस वाटर फार्मर्स हैव शिफ्टेड टू ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर जो है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है, फरो इरिगेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे सरफेस वाटर मतलब सरफेस इरिगेशन होता है। इरिगेशन या सरफेस वाटर यहाँ पे जो बोल रहा है तो वो मेनली पौधों में पानी देने के तरीके को कह रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ख़राब है कि फार्मर्स जो है वो अब ग्राउंड वाटर में शिफ्ट कर गए। तो लाजमी सी बात है, अगर ग्राउंड वाटर पे अगर वो शिफ्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट होगा, तो उसकी पानी ख़त्म होने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है कहीं ना कहीं। तो इसी का चीज़ को यहाँ पे देखिए, ओनली अराउंड 63% ऑफ क्रॉप्ड एरिया इन बिहार इज अंडर इरीगेशन। सिर्फ और 63% ही जो है वो अंडर इरीगेशन है। ठीक है, अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखेंगे तो सोशल मतलब सोसाइटी के बेसिस पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। जैसे देखिए लिटरेसी रेट जो बिहार का है वो कितना है, 61.8% है। कितना, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो कि बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है। ठीक है, एक बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है। अगर नेक्स्ट देखें तो डीप रूटेड कास्ट सिस्टम, जो जातिवाद सिस्टम है हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, प्रीवैलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड फिर नेक्स्ट आता है कम्युनल राइट्स। तो पहले ये देखते हैं, पहले तो जो होता है चाइल्ड मैरिज का जो चीज़ें हैं हमारे बिहार में वो भी बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं। पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब होता है जहाँ पे जो मेल है वो डोमिनेट करता है। तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी अगर आप देखोगे तो हमारी, देखो हर जगह है ये चीज़, लेकिन हमारे बिहार में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और ये बहुत देखा जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी कि वुमेन्स का उतना राइट्स नहीं है और ये जो मेल हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होता है। ठीक है, और कम्युनल राइट्स जो मेनली
रिलीजन के बेसिस पे जो दंगे फसाद होते हैं वो बहुत होते हैं, कास्ट कन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है एक बारा मैस्कर और सेनारी मैस्कर, ये एग्जाम्पल है कि कास्ट कन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। लोएस्ट बेड पॉपुलेशन रेशियो, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिहार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेकार है, ठीक है। इतना ज़्यादा अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे वो हॉस्पिटल से लो, डॉक्टर से लो, बेड के रिक्वायरमेंट्स के लो, तो वो चीज़ें बहुत कम हैं। द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ बिहार हैज़ रिजल्टेड एज लायबिलिटी। जो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी स्टेट का जो पॉपुलेशन होता है ना, वो उसका लायबिलिटी नहीं, एसेट होता है। मतलब वो उसकी एक होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वो इसका, जैसे कि हमने ज़मीन खरीदा, ठीक है, हमने गोल्ड खरीदा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास एसेट है। लायबिलिटी वो चीज़ें होती है जो हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, वो हमसे कभी ना कभी वो चीज़ें हमसे चली जाएंगी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, किसी भी स्टेट का ह्यूमन पॉपुलेशन कितना है वो उसके लिए एसेट है, ना कि लायबिलिटी। लेकिन बिहार का इतना बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन एसेट होने के बजाय क्या हो गया है, लायबिलिटी में रिजल्ट कर दिया गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में है, इलिटरेसी है, मतलब इलिटरेट है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और माल न्यूट्रिशन है, अच्छे से न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल रहा है। और जो फूड वगैरह का जो भी चीज़ें हैं, इनटेक है, या फिर जो फूड जो स्प्रेड है, वो सारी चीज़ें बहुत बेकार हैं। तो ये आपका आ जाता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में। अब जो आते हैं, जो दूसरा हमारा कंस्ट्रेंट्स है वो है पॉपुलेशन विथ लो स्किल। पॉपुलेशन है लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। जैसे बिहार जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन इज़ ऑन द मिड वे ऑफ डेवलपमेंट। तो जो पॉपुलेशन के टाइम में, ठीक है, तो बिहार जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है ऑफ इंडिया बाई पॉपुलेशन के वाइज में। जो बिहार का जो स्टेज है वो कितना है, थर्ड है। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन तब भी क्या हो रहा है कि उतना अच्छा स्किल नहीं है पॉपुलेशन के पास। और जिस वजह से क्या कर रहे हैं, जिनके पास है तो उनको बिहार के स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, और इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एज पर 2011 सेंसस, बिहार विथ 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग थे, मतलब डेंसिटी के वाइज पे। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली ये डाटा है। लैंडिंग एज इंडियाज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, मतलब यहाँ पे ये चीज़ें, ये जो पूरा चीज़ है वो यही बता रहा है कि हमारा बिहार में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन होने की वजह से हमें इससे बेनिफिट लेना चाहिए। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक दुख दर्द वाला चीज़ रिजल्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितने भी पॉपुलेशन है, पहले तो एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार है, ठीक है। स्कूल्स बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छे नहीं है, ठीक है। टीचर्स नहीं है, वेल ट्रेन टीचर्स नहीं, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उनके पास खुद बहुत लिमिटेड नॉलेज होते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत बेकार एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार होगा तो बच्चों के अंदर स्किल्स नहीं आएंगी, नॉलेज नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग माइग्रेट करते, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। इस जस्ट बिकॉज खुद के स्टेट में चीज़ें अगर अच्छे से मिल जाए तो कोई क्यों ही जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पॉपुलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे पास स्किल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार का नहीं हो पा रहा है। देखिए, स्टेट डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब स्टेट का पॉपुलेशन आर एसेट फॉर स्टेट बट ओनली व्हेन दे आर स्किल्ड। एसेट तभी होगा स्टेट का पॉपुलेशन जब वो स्किल्ड होगा, बट लार्ज सेक्शन ऑफ बिहार पॉपुलेशन हैज रिमेन टू बी अनस्किल्ड एंड पुअरली एजुकेटेड। लेकिन यही चीज़ें हैं कि वो अगर देखा जाए तो बिहार का जो मेजर ऑफ दिस जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, और उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो अनस्किल्ड है। अब आते हैं थर्ड कंस्ट्रेंट में, वो है पॉलिसी पैरालिसिस। अब ये पॉलिसी पैरालिसिस क्या होता है, देखिए, कोई पॉलिसी बोलते हैं कि हम लेके आएंगे, लेकिन पॉलिसी को पैरालिसिस मार दिया। मतलब ऐसे समझिए, मतलब वो क्या हुआ कि उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। देखिए, द डिटोरिएशन लॉ एंड ऑर्डर, the deterioration of law and order and policy paralysis in Bihar is reportedly forcing businessmen to shy away from the investment in the state। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये स्टेट का मिसमैनेजमेंट शो करता है, बिल्कुल करता है। तो अगर ये स्टेट का मिसमैनेजमेंट शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो बाहर के बिजनेसमैन हैं, जो हमारे स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
उनको कहीं ना कहीं शाई अवे बोलने का मतलब वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हिचकिचा रहे हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं हमारा गलत स्टेप तो नहीं है। इस जस्ट बिकॉज कि हमारा जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो बहुत डे बाय डे इंक्रीज ही कर रहा है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं और डिटोरिएट हो रहा है, डे बाय डे वो बदतर ही होता जा रहा है, जिस वजह से जो भी बिजनेसमैन है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे स्टेट में वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। समझ में आया। अब आता है पुअर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए अकॉर्डिंग टू सिरसिल इंक्लूसिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जो ऐसा ये है ऑर्गेनाइजेशन है जो इंक्लूड बताता है, रिपोर्ट देता है, बिहार अकोमोडेट्स इन बॉटम 5 स्टेट। फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में बिहार का जो पोजीशन है वो पीछे से 5वां रैंक है। ठीक है, अगर आप देखिए तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बिहार रैंक्स 29th इन फिनेंशियल एजुकेशन। तो फिनेंशियल एजुकेशन में बिहार का रैंक कितना है, तो 29th है। ये एक सर्वे किया गया था NCFE के द्वारा, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा, और इन्होंने जो सर्वे किया उसमें ये पता लगा कि बिहार का जो रैंक है वो कितना है, 29th रैंक है, जिसके वजह से बिहार में जो फिनेंशियल इंक्लूजन है जो कि बहुत बेकार है। और जैसे ही अगर हमारे बिहार में फिनेंस मतलब पैसा का इंक्लूजन नहीं होगा, नहीं आएगा, तो चीज़ें डेवलप नहीं होगी, चीज़ें डेवलप नहीं होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो लोग माइग्रेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है या कह ले कि जो स्टेट का पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अब लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया। अब देखते हैं लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़। बिल्कुल, अगर अभी इतनी देर से मैं वही आपको समझा रही हूँ, अगर इंडस्ट्रीज़ होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग बाहर खर्च करेंगे, लोग अगर बाहर खर्च करेंगे तो मार्केट में मनी वैल्यू बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे वही चीज़ की कमी है कि इंडस्ट्रीज़ की कमी है। देखिए द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर जो कि इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, विच इज़ लेबर इंटेंसिव हैज़ बीन, अब इसका एग्जाम्पल दे दिया। बोलने का ये मतलब है कि जो इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे ज़्यादा लेबर लग रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में सही बात है लेबर ज़्यादा लगते हैं। द शेयर ऑफ दिस सेक्टर वॉज 18.8% इन 2011 एंड ओनली अ मार्जिनल राइज एट 20.2 इन 23-24। मतलब आप देखो कि जो शेयर है सेक्टर का, मतलब इस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 2011 में इतना कंट्रीब्यूशन था और 2023-24 में भी देखो कितना है, तो मतलब कितना कम स्लाइटली इंक्रीज किया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि हमारे पास लैक ऑफ इंडस्ट्रीज एक कितना बड़ा चैलेंज है और एक कितना बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर दिया जाए तो हमारा जो इकोनॉमी है, हमारे बिहार का जो इकोनॉमी वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। बिहार सोली अकाउंटेड, सोली मतलब अकेला, अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ द शुगर मिल इन इंडिया। तो पूरे इंडिया का जो 40% शुगर मिल है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के पास है, बट प्रेजेंटेड श्रंक टू 2% एज पर रिसर्च ऑफ गोवान कनेक्शन। से गोवान कनेक्शन के रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये देखा गया कि ये अब जो श्रंक कर गया, मतलब अब जो ये डिक्रीज करके कितने पे पहुंच गया है, 2% पे पहुंच गया। मतलब इंडस्ट्री का बल्कि डेवलपमेंट होने के बजाय वो डाउनफॉल ही हो रहा है। अब इकोनॉमी, एग्जैक्ट इकोनॉमी, एकदम कोर इकोनॉमिक कंस्टेंट देखें तो पॉवर्टी रेशियो ऑफ बिहार जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखा जाएगा तो 33.7% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, कंपेयर टू 21.9% एट नेशनल लेवल। तो इंडिया का जो पॉवर्टी रेशियो 21.9 और बिहार अकेले का कितना है, 33.7। लो प्रोडक्टिविटी लेड टू लो सेविंग रेट। अगर प्रोडक्टिविटी कम होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बनाने की कोशिश की, आप भी एग्जाम में इसको बनाने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होता है ना कि एक पिक्टोरल इमेज मिलता है जिससे कि आपके आंसर को और एनहांस करेगा ये। जैसे कि देखिए लो प्रोडक्टिविटी है, कोई चीज़ की प्रोडक्टिविटी मतलब जो भी, अगर आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपने कहीं आप काम करते हैं और आपको एक टारगेट दिया गया, आप अपना टारगेट कम करेंगे ना। मान लीजिए आपने काम कम किया, अपना टारगेट कम अचीव किया, तो मतलब आपकी जो दिन की प्रोडक्टिविटी है, जितना आपको प्रोडक्टिविटीली काम करना था वो आपने नहीं किया, राइट। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, चीज़ें आपकी बेहतर होती जाएगी। वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर लो प्रोडक्टिव स्टेट में अगर जो चीज़ें हैं उसका अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, कम उपजाऊ हो जाए चीज़ों का, तो लो सेविंग रेट है, तो उनके पास जो बेच के जो पैसा मिल सकता है वो क्या होगा,
कम हो जाएगा। जब कम होगा तो वो उतना ही कैपिटल में कम डालेंगे, और ये एक विस्कस साइकिल जैसा राउंड एंड राउंड एंड राउंड चलता रह जाएगा और कभी इस चुंगल से नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए और ये सारी चीज़ें जिनको रेक्टिफाई करना चाहिए। अब लैंड फ्रैगमेंटेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं बस क्या लिखा हुआ, ठीक है। बिहार एज एन एवरेज लैंड होल्डिंग ऑफ 0.39 हेक्टर्स विच मेक्स डिफिकल्ट टू एक्वायर लैंड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इतने लैंड के टुकड़े हो गए ना कि अब एक प्रॉपर एक बड़ा कोई पीस रहता तब ना क्या बोलते वो लोग बनाते कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे सेटअप करते। लेकिन ये क्या हो रहा है कि एक स्टेज से दूसरे जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के चक्कर में क्या हो रहा है, इतना ज़मीन जो इतना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत बड़ा एक टफ पार्ट है इस चीज़ का। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 द स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स विद 82.9 लैंड होल्डिंग्स इन बिहार। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है उनके पास जो लैंड है बिहार का वो टोटल कितना है 82.9%। ठीक है। बिहार इज क्राउडेड विद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मान लीजिए बिहार में ये बहुत ज़्यादा है, क्राउडेड है इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक खेत में पहले मान लीजिए कोई 4 परिवार का एक घर है, ठीक है। एक परिवार है जिसमें 4 लोग रहते, ठीक है। वो 4 लोग में 2 लोग पहले मान लीजिए मम्मी और पापा ये दोनों खेत में जाते हैं खेती करने, और जो एक लड़का और एक लड़की है, मान लीजिए एक आइडल फैमिली ले, एक लड़का और एक लड़की है, तो इसलिए लड़का लड़की क्या कर रहे हैं ना, घर पे बैठे हैं, अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये काम कर सकते हैं, लेकिन इनके पास स्किल नहीं उतना कि ये काम कर पा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 2 लोग ये 2 लोग जितना मिलके काम कर रहे थे ना, अगर ये दोनों लोग भी मिल गए तब भी उतना ही प्रोडक्टिविटी आ रहा था जो कि इन दोनों से ही हो जा रहा था। ये दोनों बिना मतलब का है, मतलब इनके आने से इसके प्रोडक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आया? पहले ये 2 काम कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों आ गए और इनके आने से होना चाहिए ना कि अरे खेती हो रहा है तो इस पर प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी अगर नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। बोलने का ये मतलब है कि इनके आने से यहाँ पे कोई आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है नेचुरल डिजास्टर। आपको पता है कि जो हमारा नॉर्थ बिहार है उसमें बहुत फ्लड देखा जाता है, साउथ बिहार जो है वो सुखाड़ हो जाता है। तो जिसके वजह से ये नेचुरल डिज़ास्टर है ना, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है बिहार की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में और बिहार की इकोनॉमी को नीचे गिराने में। तो देखिए फ्लड, बिहार मेक्स अप 16.5% ऑफ इंडियाज़ फ्लड अफेक्टेड एरिया। तो इंडिया का टोटल फ्लड अफेक्टेड एरिया में जो बिहार का अफेक्टेड एरिया है वो कितना, पूरे इंडिया के अकॉर्डिंगली कितना कंट्रीब्यूट करता है, 16.5%। आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट 28 आर प्रोन टू फ्लड। 38 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं जो कि फ्लड से प्रोन है, मतलब फ्लड वहाँ पे आता है। A large part of state is also by seismic zone 5, out of which 2 districts, that is Madhubani and Supaul, fall entirely। मतलब जो अर्थक्वेक हमारे पे इतना ज़्यादा आता है, तो अगर आप देखें जो वो सेस्मिक जोन 5 में है मेनली, और इसमें भी अगर और कंसाइज आप देखोगे और प्रिसाइज देखोगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट है जो है मधुबनी और सुपौल, जो पूरा एंटायरली उस जोन में पड़ता है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक के चपेटे में आ जाता है, ठीक है। दिस साउथ एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट आर ऑल्सो प्रोन टू ड्रॉट। अभी बताया जो बिहार का जो साउथ पार्ट है वो किससे ग्रसित है, तो वो ड्रॉट से है। अदर आर, और क्या क्या चीज़ें होती है, नेचुरल हीट वेव चलता है, लू वगैरह, कोल्ड वेव चलता है, साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बिगाड़ने में मदद करती हैं। अब नीड क्यों चाहिए, क्यों हमें, कैसे हम एक तो सही करेंगे और कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो पहले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए जो प्रॉब्लम है उसी को सही करके होगा ना, तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाए, पावर जनरेशन करे, पावर सप्लाई अच्छा करे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम विकसित भारत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और जब जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाईफाई प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करें, बसवान का, भारत नेट का, ऐसे जो स्कीम्स हैं, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन करें, ताकि हमारा जो एक मेन कंट्रीब्यूशन है वो है विकसित भारत, डिजिटल इकोनॉमी बढ़े, लोगों तक ये चीज़ें फैले कहीं ना कहीं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है उस पर हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना। अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो बेशक हमें उसे पकड़ के रखना है, हमें उसे समझना है और हमें उनको ग्रो करवाना है। अगर वो ग्रो हो गए, अगर हमारी जो स्टेट की जो जनता है अगर वो ग्रो कर गई तो स्टेट ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे, देयर बाय कन्वर्टिंग स्टेट डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू एसेट फॉर एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कि एक लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुका है उसको हमें एसेट में कन्वर्ट करना है। कैसे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करके, इंडस्ट्री सेटअप करके। तो ये सारी चीज़ें होंगी ना तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिससे कि लोग बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आता है एनहांसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो और जो जैसे कि इंटरकास्ट जो है मतलब विद इन द कास्ट जो दिक्कतें मतलब विद इन द जो रिलीजन में जो बहुत सारे अलग अलग कास्ट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कास्ट होते हैं, आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उनके अंदर हार्मनी आनी चाहिए, मतलब भाईचारा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा जाता है छोटा जाता है, ये सब लिटरली कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप मेरी बात सही समझो कि ये सब कुछ नहीं होता है कास्ट एंड ऑल। कोई बड़ा जात हो चाहे छोटा जात हो उसका तो खून तो लाल ही है ना। तो ये सारी चीज़ का ये हर इंसान के अंदर ये चीज़ें एक ये दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। और जब अगर हम लिटरेट हैं तो हमें हमारे लिए और लोगों हमें ये चीज़ लोगों पे भी फैलानी चाहिए और हमारे लिए भी ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, बहुत बेकार चीज़ें। तो लोगों के अंदर भाईचारा होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। ठीक है, वो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रमोट करना है। स्किल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अलाइनिंग विद इंडस्ट्री नीड्स टू बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स। स्किल डेवलपमेंट, जो भी हमारा जो पॉपुलेशन है, जो भी हमारा यूथ है उसके अंदर स्किल की जो कमी है उसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अवेयरनेस फैला के ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके हमें कहीं ना कहीं बूस्ट करना है। ठीक है, अब है अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेसमैन हमारा पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से हमारे स्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे उसको कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट करना है। ठीक है, ताकि वो हमारे अंदर कैपिटल डाले, पैसा डाले हमारे स्टेट में और फिर हमारे स्टेट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। स्कीम्स लाइक जीविका विल बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो स्कीम जैसे कि जीविका है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। कैसे, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल एरियाज में अच्छा करके। एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय बियाडा, दैट इज बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा हम बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब काफ़ी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, मान लीजिए कि आम बहुत अच्छा होता है हमारे बिहार में, तो अगर हमारे बिहार में आम बहुत अच्छा तो ऐसी इंडस्ट्री बैठाएं जो आम के रस को निकाल के या तो आम पापड़ बना दे या तो जूस बना दे। तो बहुत सारी चीज़ें आम से बनती है। तो ये जो होता है ना इसी को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इनकी कमी है। अगर हमारे बिहार में जो चीज़ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है तो उस चीज़ से हमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्री सेटअप करना है जिससे कि हम उस प्रोडक्ट पर और वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और जब जैसी वैल्यू ऐड करने की हम खोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री सेटअप होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो तब से बता रही हूँ वो सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी वहाँ पे। ठीक है, अचीविंग टारगेट अंडर सेंडाई फ्रेमवर्क बाय रिनोवेटिंग वेटलैंड्स एंड अदर वाटर बॉडीज विच विल हेल्प अस टू डील द इश्यूज ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो जो भी फ्लड एंड ड्रॉट हमारे पास जो एक बहुत बड़ा इशू है उसको कहीं ना कहीं हमें डील करने के लिए हमें सेंडाई फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। बोलने का ये मतलब है कि जितने भी हमारे पास वेटलैंड है या फिर जो भी हमारे पोखर वगैरह है तो और पोखर बनाए या फिर पोखर को मेंटेन करो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कहीं ना कहीं मैनेज करने में मदद करेगी। अब कंक्लूजन क्या है देखिए, द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉर बिहार विल रिक्वायर अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। जो भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बिहार के लिए होगा उसके लिए मल्टी डायमेंशनल मतलब हर एंगल में हमें अप्रोच करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अक्रॉस सेक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस बाय एस्टैब्लिशिंग अ हेल्दी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट टू। ये हेल्दी इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट नहीं है, बोलने इस लाइन का मतलब होता है हेल्दी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मतलब एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करे, एक हेल्दी क्लाइमेट क्रिएट करे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे वे में हो जाए। समझ में आया? टू एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्टमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ रही है उनका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से हो। एंटरप्रेन्योरशिप्स, कोई अगर स्टार्टअप है तो उनको बहुत अच्छे से एज मिले, उनका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाकी लोग भी कहीं ना कहीं स्किल होंगे और उन्हें भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। रोक के लिखें
ऊपर से लिखने के बाद एक बार फिर से रिवाइज करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और बिल्कुल ये क्वेश्चन वापस से घुमा के पूछ सकता है कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो यही चीज़ें लिखना है कि पॉपुलेशन का स्किल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, पॉलिसी पैरालिसिस है। वर्ड याद कीजिए, चीज़ों को समझिए। देखिए, अगर चीज़ों को आपने समझ लिया ना, आप वहाँ पे लिख आइएगा। हर चीज़ कट टू कट याद रखना नहीं। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको एक दिमाग में बोलते हैं ना, जिसको आज के डेट में लोग बहुत फेमस हुआ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। व्हाट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग? दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप समझिए मेरी बात कि आपके दिमाग में एक क्राइटेरिया डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे जैसे आप सुनेंगे लिखेंगे ना, तो एग्जाम में भी आपका ये प्रैक्टिस होते होते नहीं एक पूरा सेट दिमाग में छप जाएगा कि हाँ, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। नहीं भी कुछ आता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एकदम हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखनी, नॉर्मल वोकैब इंग्लिश लिखनी है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा हो आप लोग को। ठीक है, अच्छे से लिखिए, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।